देता हूँ ताकि आपको उसको भी यूज करने का तरीका पता हो। नोटपैड प्लस तो बहुत सिंपलेस्ट किस्म का एप्लीकेशन है, मतलब वो इतना बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। नोटपैड प्लस एक्चुअली क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड प्लस प्लस जो है वो एक ऐसा एडिटर है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स की वो हमें सपोर्ट दे देता है। तो इसलिए हम कहते हैं भाई नोटपैड प्लस प्लस को हमें कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, इन इसकी बजाय कि हम नोटपैड प्लस की बजाय सिंपल नोटपैड को कंसीडर करें। उसकी वजह क्या है, सेव एज टाइप में जाते हैं, देखते हैं ना कितना कुछ आता है, फिर जब हम उसमें काम कर रहे होते हैं उसमें टैग्स भी आते हैं। अभी मैं खोल के दिखाता हूँ तो आपको पता लगेगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो बात शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि भाई ये HTML फाइल बनती कैसे है और सेव कैसे होती है, यहीं से हम शुरू करेंगे और यूज़ करेंगे ये सारा काम करते हुए टाइटल को और फेविकॉन को, यानी कि पहला टास्क ये करेंगे। तो मैं पहले नोटपैड प्लस खोलने लगा हूँ। इस बार मैं नोटपैड प्लस सिंपली खोल रहा हूँ। खुल गया नोटपैड प्लस, ठीक है, ओपन हो गया हमारे पास। अब हम सबसे पहले ये देखने लगे हमने इस पे काम कैसे करना है। ये जो कुछ खुल गया ये मेरी प्रीवियस फाइलें खुल रही हैं, ठीक है। तो आप सपोज करें इनको कि नहीं भैया तो कुछ भी नहीं है, आपके पास शायद ऐसा ना भी खुले, इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। सारी फाइलें हमने बंद कर दी। इस तरह ये नोटपैड प्लस हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। बेहतर प्रैक्टिस क्या है कि पहले फाइल सेव कर लें। बेहतर प्रैक्टिस है कि पहले फाइल सेव कर लें, बजाय इसके कि काम करें पहले फाइल सेव कर लें फिर काम करते जाएं और साथ साथ कंट्रोल एस करते जाएं, ठीक है। सो पहले फाइल सेव कर लेते हैं भाई, फाइल में आते हैं और फिर सेव एज में जाते हैं और उसके बाद यहाँ आए हाइपर टैग। भाई इतने बहुत कुछ है ना, ढूंढना पड़ेगा। सो मैंने कहा था कि पहला कैरेक्टर प्रेस कर लो, हाइपर का एज प्रेस करें, वो सारा एज पे चला गया सीधा, देखें आ गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ आ गया, ये है HTML। सो आपने इसको चूज कर लेना है। अब यहां अगर आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है, ठीक है, सो इस फाइल का नाम ही हम रख लेते हैं ऑल इन वन डॉट HTML। हो गया कि लिखने की जरूरत है? मैं क्या डॉट HTML हो गया कि लिखने की जरूरत है? हो गया। ऑल इन वन डॉट HTML ये हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, HTML फाइल सेव होने लगी है हमारी। सो अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये काम हम पहले कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिएगा मैं टैग लगाने लगा हूँ, ये लगाया मैंने, सब आप लोग बताते जाएं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। HTML लगाएं जी, HTML लिखा स्लैश और HTML लिख के, ये देखें क्या नोटपैड प्लस ऐसे हेल्प करता है? मैं क्या नोटपैड प्लस हेल्प करता है? नहीं करता। सिंपल नोटपैड हेल्प नहीं करता, प्लस हेल्प कर रहा है, यानी वो जितने भी टैग है उसकी लिस्ट भी दिखा रहा है। लेकिन वो कब दिखाएगा? अगर आप ये काम सेव किए बगैर करोगे तो कभी भी नहीं दिखाएगा। उसकी वजह क्या है, उसको पता ही नहीं आप बनाना क्या जा रहे हो। अभी मैं उसको बताया हूं ना HTML बनाओ, तो वो मुझे HTML की रिकमेंडेशन देनी शुरू हो चुका है। अगर मैं इसके बगैर करता तो वो मुझे रिकमेंडेशन भी ना देता। तो पहले आप फाइल को सेव कर लें। चलो, ये भी मैंने बना ली। उसके बाद अब हम पहला पार्ट कौन सा होता है इसका, हेड का। सो हमने यहां पर हेड लगाया और यहां पर आकर और इसका सबसे पहला एलिमेंट जो हम SEO के पॉइंट से डिस्कस करते हैं वो कौन सा एलिमेंट होता है जी? टाइटल। टाइटल एक्चुअली कहते हैं कि इसको टैब में जो आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बोलते हैं। सो आप यहाँ पर टाइटल लिखो, लिख दिया हमने। और उसके बाद एंड टाइटल करें। एंड टाइटल कैसे करेंगे? स्लैश। अच्छा, ये वाला स्लैश लगाएंगे तो कोई मसला हो जाएगा? मसला हो जाएगा ना, ये वाला स्लैश नहीं लगाना, ये वाला स्लैश लगाना। आप एक चीज नोट करें, मैं बीच में कुछ भी नहीं करता हूँ, देख रहे हो कैसी आदत मैंने की हुई है कि पहले स्टार्ट करता हूँ फिर एंड लिखता हूँ। हर दफा ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये प्रोग्रामिंग साइंस होती है काम करने की, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि भाई स्टार्ट भी मौजूद है और एंड भी मौजूद है। ऐसे अदरवाइज क्या होगा, जब हम कुछ लिख रहे होंगे तो मे भी स्टार्ट लिखें एंड लिखना ही भूल जाएं। तो कोई भी चीज जो लूप की शक्ल में हो हमेशा उसको पहले लिख लेते हैं, स्टार्ट भी कर लेते हैं और उसका एंड भी कर लेते हैं। अब बीच में आकर मैं टाइटल लिख रहा हूँ। किसी भी वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो कितना बड़ा होता है? 60 कैरेक्टर का होता है, बिल्कुल ठीक है। सो हमने यहाँ लिखा जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, लिख दिया जी हमने। ओके, यहाँ पर हमने ये टाइप कर दिया। अगर आपको पीछे से नजर आ जाएगा ठीक है, नहीं तो आगे आ जाए, ठीक है जी। यहाँ पर हमने लिख दिया जी बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, टाइटल लिखा गया हमारा, ठीक है। एक काम करते हैं, इतना ही सेव कर लें। अब बार बार सेव एज में जाने की जरूरत नहीं है, नाम रख चुके हुए हैं। तो सेव का बटन प्रेस करें, फाइल सेव हो गई है। यहाँ पर आए और यहाँ से HTML वाली फोल्डर पर चलें जहाँ पर हम इसको सेव कर रहे थे।
HTML क्लास ऑल इन वन के नाम से फाइल मैंने बनाई, ये आ गई है। इसे खोलें भाई, इधर हमने कुछ नहीं किया अभी तक। मैंने कहा इधर अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने कहां पर किया, वो टाइटल पे किया सिर्फ। और टाइटल पे भी अभी हमने फेविकॉन भी नहीं लगाया, अभी हमने क्या किया, सिर्फ अभी हम लोगों ने सिर्फ टाइटल लिखा है बस। अच्छा, उसके बाद फाइंड टाइटल लिखा गया, उसके बाद ये वाला हिस्सा अभी तक हमारे पास खाली आ रहा है। ये क्या है, ये फेविकॉन वाला पार्ट है। फेविकॉन भी एसईओ का फैक्टर है। हम कोडिंग में सिर्फ वो चीजें देख रहे हैं जो हमारी एसईओ से रिलेट करती हैं। हम हर चीज नहीं देख रहे कि हम कोई वेब डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो चीजें देख रहे हैं जो एसईओ से रिलेट करती हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फेविकॉन की। सो फेविकॉन के लिए हमें कौन सा टैग चाहिए होता है, शाबाश, लिंक का टैग होता है। सो यहां देखिएगा मैंने आगे लिखा लिंक स्पेस आगे। रिलेशन का क्या मतलब होता है, रिलेशन हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। सो मैंने रिलेशन लिखा, रिलेशन लिखने के लिए भाई पूरा रिलेशन नहीं लिखना, आरएल लिख दिया, ठीक है। स्पेस इक्वल टू शॉर्टकट आइकॉन। शॉर्टकट आइकॉन हम लोगों ने स्मॉल लैंग्वेज कैरेक्टर्स में लिखने हैं, शॉर्टकट स्पेस आइकॉन, ऐसे ही था ना। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखने हैं, href लिखने हैं। href इक्वल्स टू डबल कोट्स। इस फाइल का नाम क्या होना चाहिए, फेविकॉन डॉट png। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि यहां पर तो मैं लिख रहा हूं ना फेविकॉन डॉट png, एन मिस हो गया जी, और डबल कोट्स बंद। फाइल नेम को डबल कोट्स के अंदर लिखना है हम लोगों ने, ठीक है। फाइल नेम को डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं। ये हम लोग एक क्लास पूरी ऑल इन वन क्लास कर रहे हैं जो इसमें हमने पढ़ लिया था, ठीक है, ताकि जो नए स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया है वो सब बिल्कुल एक लेवल पर मिल जाए, ऐसा ना उन्हें फील हो कि हमारी कोई चीज़ मिस हुई हुई है। ये HTML का मैं पहला लेक्चर हूँ इस वक्त जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बन गया, इसको सेव कर दें। अच्छा, अब भाई ये सब कुछ ठीक हो गया, मगर ये वाली फाइल भी तो होनी चाहिए ना। ये वाली फाइल मौजूद है कि नहीं मौजूद है, जरा देखें। ये पढ़ी है ना यहाँ पर। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ये वाली मिस्टेक कर रहे हैं, देखें कौन सी वाली मिस्टेक कर रहे हैं, ये वाली। इसका क्या मतलब है भाई, हमें PNG या HTML की एक्सटेंशन हम खुद बताते थे ना, इसकी बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, ये देखें, मेरी PNG लगाने से पहले भी ये PNG ही थी। हाँ, सो मुझे यहाँ पर PNG मेंशन नहीं करना, मैं इसको हटा देता हूँ, F2 किया मैंने, तो एक ये मैटर हो गया। अदरवाइज क्या हुआ, अगर मैं उस तरह लिखूंगा ना तो एक्चुअली इसकी एक्सटेंशन क्या बन गई, फेविकॉन डॉट png डॉट png, तो गलत हो गई ना बात। आपने तो उसकी एक्सटेंशन वही बतानी है जो एप्लीकेशन रख रही है, तो आपने करना है फेविकॉन डॉट png। अब जहां पर आपकी HTML फाइल सेव है वहीं पर आपकी फेविकॉन की फाइल भी सेव होनी चाहिए। इसके बाद अगर कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता तो कोई ना कोई आपकी सिंटेक्स मिस्टेक है या कोई ना कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। आपको इन दो चीज़ों को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है भाई, कोड को रीड करके कि कहाँ पर आप कुछ गलती करने लगे हुए हो, ठीक है। अच्छा, अब फाइन ये वाला काम भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसे भी लग जाना चाहिए। कौन सा फेविकॉन है सर, इसे डबल क्लिक करके देख लें जल्दी से। लैपटॉप में पहले से जो मौजूद होती है, हमें नहीं पता था वो PNG है कि JPG है। तो सर जब हम उसको नेम को कन्वर्ट करना है तो JPG में कन्वर्ट करने के लिए उससे पहले क्या लिखेंगे, मतलब ऑनलाइन नहीं, आपके लैपटॉप में पिक्चर पड़ी है तो आपको नहीं पता ये कौन सी है, तो आप उस पर, जैसे मैंने भी देखा तो उसके आगे टाइप लिखी हुई आ रही है PNG। अभी हमने देखा ना ये कौन सी इमेज है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पता लग रहा है कौन सी इमेज है। यहाँ से देखें, टाइप से हमें सब पता लग रहा है। ये पता लग रहा है ये HTML फाइलें हैं सारी ऊपर वाली, ये पता लग रहा है ये PNG है, ये HS फाइल है। हर फाइल की आगे टाइप मेंशन होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। अब हमें पता लग गया भाई ये तस्वीर है। अब जरा इस फाइल को चला कर देखते हैं जी, लगी तस्वीर, तस्वीर आ गई ना वहां पर आगे। चले अब आगे चलते हैं कोड को लेकर। हेड वाला इतना ही किया था हमने, हेड में दो चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, कौन सी, फेविकॉन पढ़ा था और टाइटल पढ़ा था। अब आ जाते हैं जरा बॉडी वाले पार्ट में। बॉडी वाला पार्ट कहाँ होता है, हेड के बाद, हेड के अंदर नहीं होता। बॉडी का पार्ट हेड के बाद होता है। सो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया जी बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लोगों ने जो पहला टैग देखा था वो कौन सा था, नहीं हेडिंग स्टाइल, ठीक है जी।
बॉडी के अंदर जो हमने सबसे पहला टैग देखा था वो हेडिंग स्टाइल देखा था। मैं थोड़ा सा अपना टाइम सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर कहीं हेडिंग लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? फर्स्ट क्लास, लोअर मॉल, ठीक हो गया। टाइम बच सकता है ना? मैं कह रहा हूँ ये कोड मैं सारा कॉपी कर लूँ ताकि मेरा कम से कम इसका टाइम सेव हो जाए, लेकिन काम हम उसी में करें जो एक फाइल तैयार कर रहे हैं। जी, अगला टैग कौन सा था हमारा? H1 का। टोटल हमारे पास कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं? 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। और हेडिंग स्टाइल एसईओ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। जब हम किसी वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या उस वेबसाइट में हेडिंग स्टाइल्स हैं, यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल है कि नहीं है। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी होती है कि क्या प्रॉपर यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल है कि रॉन्ग यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल है। आमतौर पर अगर मैं ये कहूं कि हेडिंग स्टाइल, तो सबके ज़हन में तो यही बात आती है कि भाई हेडिंग वहां पर लगा हुआ, जैसे हम लिखते हुए मार्कर यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए। यहां पर हेडिंग का मतलब ये है कि आपके कंटेंट का हेडर कहां पर है। यहां पर हम हेडिंग स्टाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट का ट्री दिखाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर समझाने के लिए कि भाई यहां से हम बात शुरू कर रहे हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है, ये हमारा सब टॉपिक है। हेडिंग जो होती है वो बेसिकली पैराग्राफ्स के हेडर्स होते हैं। आपका जो पैराग्राफ है उसको उसका आइडेंटिफायर जो है वो क्या है? हेडिंग है। मतलब वो हेडिंग बता रही होती है कि इस पैराग्राफ का कंटेंट क्या हो सकता है। वो एक हेडलाइन है, हेडलाइन की शक्ल में आपको बताती है। गूगल क्या करता है? गूगल ये देखता है कि आपने जो कीवर्ड रखा था, जो कीवर्ड आपने डिफाइन किया था, क्या ये वाला कीवर्ड हेडिंग स्टाइल के साथ है कि नहीं है। बेसिकली गूगल ने क्या करना है? गूगल ऑन साइट एसईओ को फाइंड करने के लिए ना 3-4 चीजें ढूंढ रही होती है। टाइटल को देखती है, मेटा डिस्क्रिप्शन को देखती है, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया मेटा डिस्क्रिप्शन, आगे जाके करना है। अच्छा, उसके बाद फेविकॉन को देखती है, हेडिंग स्टाइल फाइंड करती है। अब जहां जहां उसे हेडिंग स्टाइल नजर आता है, देखे मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, वो मुझे कह रही है कि मेरा कीवर्ड है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। गूगल को तो नहीं पता ना कि उस कंपनी का कीवर्ड कमर्शियल किचन इक्विपमेंट है। गूगल को क्या पता कि वो क्या प्रोडक्ट है, क्या बेचते हैं, उसको तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो इन आइडेंटिफायर्स को फाइंड कर रहा है। वो कह रहा है कि क्या जो उसका कीवर्ड है वो हेडिंग स्टाइल में मौजूद है, क्या जो उसका कीवर्ड है वो टाइटल में मौजूद है, क्या जो उसका कीवर्ड है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्या जो उसका कीवर्ड है वो इमेज के आल टैग में मौजूद है, इमेज के फाइल नेम में मौजूद है। तो वो उसको कीवर्ड समझेगा। अब अगर इन जगहों पर कीवर्ड नहीं है तो गूगल फिर भी इनको कीवर्ड ही समझेगा। मिसाल के तौर पर किसी ने H1 लगाया और उसके आगे व्हाट्सएप का बटन बना दिया, तो गूगल के नजदीक क्या है? वो जो व्हाट्सएप का बटन है वो कीवर्ड है। किसी बंदे ने H3 इस्तेमाल किया और उसके अंदर लिख दिया क्लिक हेयर कि भैया जरा बड़ा सा नजर आए। अब गूगल के मुताबिक जो क्लिक हेयर है वो क्या है? वो कीवर्ड है उसके नजदीक, लिंक नहीं है, कीवर्ड है उसको। वो कहेगा भाई यही कीवर्ड है, इस पर रैंक कर दो। भाई हमने H1 लगाया, उसके आगे लिख दिया हाय, हाय कीवर्ड बन गया भैया आपका। गूगल के मुताबिक हाई कीवर्ड है। तो गूगल कीवर्ड्स को कैसे फाइंड कर रहा है? अपने HTML एलिमेंट से, टाइटल से, मेटा से, H1 से लेकर H6 से, IMG से, एंकर से, इन्हीं से ना, बोल्ड से, स्ट्रॉन्ग से, यहां जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या है? वो कीवर्ड्स है। अब वो आपके मुताबिक कीवर्ड हैं या नहीं है, इसका मतलब ये होगा हमें पहले कीवर्ड की रिसर्च करनी चाहिए कि कीवर्ड्स होने चाहिए, और इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होना है वो कीवर्ड रिसर्च ही है। अगला टॉपिक हमारा कीवर्ड रिसर्च है एसईओ करने से पहले। फाइन, अब ये देखिए क्या लिखा हमने H1। सो मैंने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिख दिया। अभी फिलहाल हम सिर्फ हेडिंग स्टाइल्स को देखते हैं, फिर नीचे आ जाए। ये क्या आ गया? H2। ये क्या आ गया? H3। ये क्या आ गया? H4। अब आप ये देख रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस का ये भी फायदा है, जैसे मैं H4 पे क्लिक करता हूँ क्या बताता है? कहता है भाई यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खुद ही उसने ब्लॉक बना दिया उसका कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको नोटपैड प्लस प्लस में मिल रहे हैं। 5, 6 टोटल हमारे पास कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं? 6 हैं। सर इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या होता है। कहाँ पे चल रही थी भला? यहाँ चल रही थी। चले जिसको भी रिलोड करें। ये पता लग गया? ये हेडिंग स्टाइल 1, ये हेडिंग स्टाइल 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब गूगल हमें क्या कहता है? गूगल कहता है भाई आपको अपना स्ट्रक्चरल डाटा ऐसे बनाना है कि मुझे पता लग जाए कि कहां पर आपका मेन टॉपिक है, कहां पर आपका सब टॉपिक है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है,
उसके अंदर सिर्फ किसी बंदे ने एक H1 इस्तेमाल किया, तो गूगल क्या समझेगा इसका मेन टॉपिक कौन सा है, H1 वाला। उसके बाद आगे से उसके कुछ और मजीद सब टॉपिक्स आए, उसको उसने H2 कर दिया, और आगे से जो उनकी एक्सप्लेनेशन है उसको उसने H4 कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखूं शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज, तो ये टॉपिक हो गया, और पहला कोर्स लिखूं मैं डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैं लिखूं वेब डेवलपमेंट। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 5 कोर्स को मैं लिख रहा हूं इन सारों को मैं H4 कर देता हूं। तो अब गूगल को पता लग गया कि शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज क्या आपका मेन टॉपिक है, और ये जो 5 आपने एक ही, लेकिन ये जो एक ही से आपने सब हेडिंग से बनानी होगी, ये लोअर हेडिंग यूज करेंगे। इसको यूज करने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ है। यानी ऊपर कौन सी होनी चाहिए, 1, मतलब ये कह सकते हैं हम कि इस्तेमाल करने का स्ट्रक्चर क्या है, 1 2 3 4 5 6 असेंडिंग ऑर्डर, बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, फिर और सबसे बड़ी वैल्यू तो 6 है ना भाई, 1 तो दिया ना बड़ी वैल्यू। सो अगला क्राइटेरिया क्या हुआ हमारा, हेडिंग स्टाइल का। अच्छा, उसके बाद वापस आ जाएं। अब किसी भी वेबसाइट को हम देखते हैं तो उसमें पैराग्राफ्स की शक्ल में कुछ लिखा होता है, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स की शक्ल में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स। और हमने कंटेंट राइटिंग का रूल भी यही पढ़ा था। क्या रूल पढ़ा था, ये पैराग्राफ्स हमारे पास लेंथ में छोटे होने चाहिए। वेबसाइट लिखने का रूल क्या है, एक तो हेडिंग्स ढूंढो, नंबर 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो, बहुत सारे पैराग्राफ्स हो लेकिन छोटे पैराग्राफ्स हो, और पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस भी छोटे होने चाहिए, और इंग्लिश होनी ही नहीं चाहिए ना, होनी चाहिए, होनी चाहिए, आसान इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इतनी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हम सबको भी होनी चाहिए। हाँ, मतलब इतना हम भी पढ़ सकते हो किसी के छोटे मैसेज को, इजी इंग्लिश को हम भी अंडरस्टैंड करते हो, और अगर हम इजी इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं करते तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई टेक्नोलॉजी तो लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी लर्न करेंगे, मतलब मैं आपको पढ़ा तो बेशक उर्दू में ही रहा हूँ, लेकिन लर्न करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए तो इंग्लिश की ज़रूरत है ना। तो इतनी इंग्लिश, कम से कम इंग्लिश हमें आनी चाहिए, ठीक है। मैं इतनी कम से कम इंग्लिश ज़रूर हमें आनी चाहिए। तो अब हमने ये क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ, ये देखिए पैराग्राफ का टैग लगा, ये नहीं हमें लगाना। पैराग्राफ की कोई एसईओ नहीं है, मतलब पैराग्राफ के टैग में कोई एसईओ नहीं है, मगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं ये किस में लिखी हुई हैं, पैराग्राफ के टैग में लिखी हैं, बस इतनी आइडेंटिफिकेशन हमें करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने पैराग्राफ लिखा, और ये लिखा हुआ आ रहा है जी, वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है। अब हेडिंग में तो हमने कीवर्ड हाईलाइट कर लिया ना H1 का इस्तेमाल करते, मतलब हेडलाइन में तो हमने कर लिया ना H1 का इस्तेमाल करते हुए, पैराग्राफ में भी तो करने। अब पैराग्राफ के अंदर गूगल हमें क्या कहता है कि भाई पैराग्राफ के अंदर जब आपने किसी चीज को हाईलाइट करना होगा तो उसके लिए आप बोल्ड या स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल करोगे। अब देखा जाए तो H6 भी बोल्ड स्ट्रॉन्ग की तरह का ही होता है, वो छोटा सा होता है ना, मगर स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि हेडिंग स्टाइल्स क्या है, हेडिंग स्टाइल्स क्या है, हेडर ऑफ पैराग्राफ, ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना हेडिंग स्टाइल को। अब अगर मैं हेडिंग स्टाइल को ही पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल कर लूंगा तो डेफिनेशन तो गड़बड़ करेगी ना। हेडिंग स्टाइल की डेफिनेशन है कि हेडर ऑफ पैराग्राफ, और आप पैराग्राफ के हेडर को पैराग्राफ में यूज कर रहे हो तो गड़बड़ होगी, गूगल कहेगा ये क्या कर रहे हैं, ये इलीगल है। तो इसलिए हमें जो पैराग्राफ के अंदर अपना कंटेंट हाईलाइट करना है, दिखाना है, उसको हम या तो बोल्ड से दिखाएंगे या स्ट्रॉन्ग से। ये भी एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। यानी फॉर एग्जांपल हमने सब कुछ कर लिया और हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हमने अपने पैराग्राफ्स को ना बोल्ड किया हुआ है ना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा इसमें से कीवर्ड्स कौन से हैं? कीवर्ड्स रेपिटेशन से भी आइडेंटिफाई होते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स की रेपिटेशन क्या बताता है गूगल हमें, क्या बताता है, 2.5%। यानी आपके पूरे कंटेंट में, मिसाल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसमें 100 वर्ड्स लिख दिए, सो गूगल क्या कहता है कि भाई इसमें 2.5% कीवर्ड्स हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2, 100 में 2, 200 में 4 हो गए। और एक अच्छा कंटेंट की जो लेंथ है, एक अच्छी लेंथ जो होती है कि भाई कितना बड़ा कंटेंट है जिसको प्रेफर करेगा वो, सो मिनिमम 400 वर्ड्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट में। मगर ये कोई फाइनल क्राइटेरिया नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट।
कि भाई अगर आपका मैसेज 300 वर्ड्स में पूरा नहीं हो रहा तो बड़ा करना पड़ेगा ना। एक अच्छा कंटेंट जो होता है ज़्यादा अच्छे तरीके से जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, डेट इज़ अबाउट 800 वर्ड्स। ये मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, यानी 800 वर्ड्स के साथ अगर आप वेबसाइट देखें, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है वो 300 वर्ड्स के साथ है, ठीक है, तो 2.5% के हिसाब से 6 मैक्सिमम 6-7 कीवर्ड्स यूज कर सकते हो ना। अब अगर वही कंटेंट आपका 300 की बजाय 800 वर्ड्स पे चला जाए तो क्या ऑप्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कीवर्ड्स की नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ गए। अगर वही 800 से 1000 पे चला जाए तो फिर नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ गए। अगर 1000 से 1500 पे चला जाए तो फिर नंबर ऑफ कीवर्ड्स हमारे बढ़ गए। तो इस तरह करने से क्या हो रहा है, हमारे कीवर्ड्स की हमारे पास ऑप्शन बढ़ रही है, इसलिए हम अपना कंटेंट बड़ा करते हैं। मगर रेलिवेंसी होना भी बहुत ज़रूरी है और इररेलिवेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काउंट पूरा करने के लिए अपना कंटेंट बड़ा कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट की चीज़ कोई नहीं है। जब आपके पास ज़्यादा बातें करने के लिए होंगी तभी आप लोगों ने अपना कंटेंट बड़ा करना है। तो अगर आपके पास बात कुछ नहीं है, वैसे ही आप बस लिखी जा रहे हैं कि भाई कीवर्ड ज़्यादा यूज़ कर लूँगा या रिपीट कर लूँगा, तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। ठीक है जी, कितने कीवर्ड्स हो गए हैं? काउंट करेंगे, काउंट तो करने पड़ेंगे ना। खुद ही हमें, मैं लगा रहा हूँ तो मैं काउंट नहीं करूँगा भाई, मैं कंटेंट लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि 800 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए, साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ 2.5% होना चाहिए। अब कैसे पता लगेगा? तो क्वेश्चन हमें कीवर्ड यूज़ किया ना, हमने कीवर्ड यूज़ किया बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, फिर मैंने कहा 2.5% होना चाहिए। तो अब मैं जो कंटेंट लिखवाऊंगा उसमें मैंने ये खुद चेक, यही तो चेक करना है कि क्या भाई वो 2.5% है कि ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं 25% है, गड़बड़ हो गई ना, स्टफिंग हो गई कीवर्ड। तो ये कैसे पता लगेगा भैया? खुद देखना है ना, यही तो चेक करना है, यही तो हम काम कर रहे हैं। और अगर मुझे लगेगा कि भाई 2.5% नहीं है, 10% हुआ है, तो मैं रिड्यूस करूंगा। मैंने कहा मैं उस कीवर्ड को रिड्यूस करूंगा, उसके काउंट को रिड्यूस करूंगा, नहीं तो स्टफिंग हो जाएगी। और स्टफिंग का मतलब है कि हम गूगल के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, और ब्रेक पता लगे क्या? अच्छा, कितने टैग्स हो गए? अभी जरा उस पर रहे ना फोकस करके जो हम पढ़ रहे हैं। बताता हूँ अभी BR क्या जी। और कौन सा टैग रह गया? एंकर का टैग रह गया। चलो देखते हैं इधर एंकर वाला कौन सा है, उसी को फाइल को खोलें। IMG भी है हमारा जी। ठीक है, इसको खोल लेते हैं। राइट क्लिक करें जी। इमेजेस फॉर्मेट्स क्या हैं? JPG, PNG, और जिसपे हमें काम करना है जिसको हम बोलते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, दैट इज WebP। WebP इमेजेस नहीं होंगे, ना ही WebP इमेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं कि भाई हम खुद ही बनाने लगे हुए हैं फोटोशॉप में। WebP इमेजेस हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे। हमारे जो इमेजेस होंगे हम उन्हें कन्वर्ट करके WebP बना सकते हैं। जरा देखते हैं इमेज का टैग किधर है। ये आ गया इमेज का टैग IMG, लाइन नंबर 29। ठीक है, IMG का टैग आ गया। इमेजेस लगाने के लिए हमें किस टैग की जरूरत है? IMG के टैग की जरूरत है। SRC इसका पहला एट्रीब्यूट है, और SRC के अंदर हमें क्या देना है? फाइल का नाम देना है। और ऑप्टिमाइजेशन का क्या रूल है हमारे पास कि आपका जो फाइल नेम है वो भी कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए, और फाइल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। फाइल का नाम रखने का तरीका क्या है कि फाइल के नेम में स्पेस बार इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि उसकी जगह पर आपने हाइफन का इस्तेमाल करना है, डैश का इस्तेमाल करना है। और आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल हम सपोज कर रहे हैं कि इसमें हमारा कीवर्ड है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो हमने इमेज का नाम भी क्या रख दिया? कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। मतलब कीवर्ड फाइल नेम के तौर पर इस्तेमाल हो गया, कीवर्ड फाइल नेम के तौर पर इस्तेमाल हो गया। उसके बाद हमने इमेज रखा हुआ है PNG। मैंने क्या कहा? PNG भी हो सकता है, JPG भी हो सकता है, लेकिन जब मेरे पास कोई वेबसाइट आती है SEO के लिए तो उसके अगर इमेजेस PNG हो तो सबसे पहले तो हम उन्हें कंप्रेस करते हैं कि भाई किस हद तक छोटे हो सकते हैं। उसके बाद हम उनको WebP में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें इमेजेस कौन से यूज करने हैं? कन्वर्ट कराने हैं हमने। एज ए SEO एक्सपर्ट हमें अपने इमेजेस को भी क्या बनाना है? WebP। सिर्फ आपने एक इमेज को WebP नहीं बनाना। किसको? फेविकॉन को। फेविकॉन को आपने PNG रखना है, बाकी जितने भी इमेजेस होंगे आपने सबको
WebP में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद इमेज का एट्रीब्यूट क्या होता है हमारे पास, आल्ट, अल्टरनेट। यहां पर क्या आ रहा है आप देख रहे हैं, अल्टरनेट में मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जी कीवर्ड लिखा हुआ है। इसकी लेंथ कितनी होती है पुराने स्टूडेंट्स, एट 120 कैरेक्टर्स आपने इसकी लेंथ रखनी है। यानी आपका जो कीवर्ड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 120 पे ही होगा ना भाई। टाइटल में भी तो आपने 60 कैरेक्टर्स का रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कीवर्ड तो एंटरटेन हो ही सकते हैं इसमें। एक को प्राइमरी बना लें और एक को सेकेंडरी बना लें, और इसको या तो आप एक यूज़ कर लें या 2 यूज़ कर लें। 2 यूज़ करें तो फिर वही तरीका हाइफन वाला, बीच में हाइफन लगाएं ताकि पता लगे एक कीवर्ड यहाँ पे खत्म हो गया। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है IMG का, कौन सा, ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट में क्या इस्तेमाल होता है, कीवर्ड। उसकी लेंथ कितनी होती है, 120 कैरेक्टर्स होती है, ठीक है। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट है, दैट इज टाइटल। टाइटल का क्या मतलब है कि जैसे ही हम माउस ओवर करेंगे पिक्चर के ऊपर तो फिर कोई टेक्स्ट आएगा, तो भाई हमें देखें, हम जगह ढूंढने लगे हुए हैं, हाँ जगह ढूंढ रहे हैं ना कि कैसे कैसे अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करवा लें। तो मैंने कहा आर्ट में कीवर्ड लगा लो, फिर मैंने कहा फाइल के नाम में कीवर्ड लगा लो। अब मैंने कहा कि भाई किसी भी तस्वीर पर माउस रखोगे तो उसके ऊपर टेक्स्ट आएगा, तो क्या ख्याल है यहाँ भी कीवर्ड ही लगा लेना चाहिए ना, ज़्यादा जगह हो गई। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आप रैंक करेंगे और आपका जो कंपटीटर है वो रैंक नहीं करेगा, कि उसने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल नहीं किया होगा, आपने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस्तेमाल किए हैं, आप रैंक कर रहे हैं। सो इमेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन से हैं, नंबर 1 ऑल्ट एंड नंबर 2 टाइटल। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट भी है विड्थ हाइट का, ठीक है। गूगल ये भी रेकमेंड करता है कि अगर आप अपनी तस्वीरों को स्पेसिफाई करो, बेशक आपकी तस्वीर इसी साइज की है, मान लेते हैं, हाँ मैं कहता हूँ मान लेते हैं तस्वीर का साइज ही है, लेकिन वो ये कहता है कि ये वाला एट्रीब्यूट भी यूज करो। इसका फायदा क्या होगा कि गूगल के क्राउडलैंड में तो आपकी कोडिंग में आना है ना, तो वह जैसे ही कोडिंग में आएगा उसको साइज का पता लग जाएगा, उसके लिए आसानी पैदा होगी। हालांकि आपकी इमेज इसी साइज की है, मतलब स्क्रीन के साइज के हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो उसे नहीं होना, लेकिन जब उसे कोडिंग में मिल जाएगा तो बहुत सारा काम पहले से हो जाएगा, तो इस तरह करके आपकी वेबसाइट जल्दी भी लोड होगी। सो हमें ये विड्थ हाइट भी मेंशन करनी चाहिए, और अगर हम दोनों मेंशन ना करना चाहते हो तो कम से कम एक चीज जरूर बताएं, विड्थ बता दें या हाइट बता दें। ये है कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन इमेज की। अब जरा एक चीज नोट करेंगे भाई, क्या हालात है इमेज के, इमेज शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, इमेज शो नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा, जरा इसको देखते हैं, इसकी वजह देखते हैं, कौन डायग्नोज कर सकता है कि इसकी रीजन क्या है। अब आप देखें, अगर इमेज शो नहीं हो रहा तो क्या शो हो रहा है, शाबाश स्क्रीन पे देख के बताएं, आल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली आल्ट एट्रीब्यूट उस वक्त का है जब से SEO भी नहीं है, आल्ट एट्रीब्यूट उस वक्त का है जब HTML स्टार्ट हुई थी, तो बेसिक इसका एक्चुअल पर्पस SEO के लिए तो नहीं था, अब हम इसको SEO के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इसका एक्चुअल पर्पस क्या है, इसका एक्चुअल पर्पस ये है कि भाई अगर इमेज नजर ना आए, आल्ट का मतलब क्या है, मैंने क्या मतलब बताया आपको आल्ट का, अल्टरनेट नहीं, मैंने इसका मतलब क्या बताया, अल्टरनेट। आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, कि भाई इमेज का ये अल्टरनेट है। अब इमेज का अल्टरनेट क्यों दे रहे हैं हम, भाई गूगल का क्राउलर इमेज तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता ना, ये तो नहीं क्राउलर को तस्वीर दिखाएंगे और जबरदस्त बड़ी अच्छी तस्वीर खींची है आपने, कौन से कैमरे से खींची है, कुछ जगह तो नहीं ना, ये वो कैसे इमेज को करेगा ऑप्टिमाइज, वो उसको सोर्स कोड पढ़ के करेगा, तो सोर्स कोड में हम उसको अल्टरनेट दे रहे हैं उसका, और अल्टरनेट पे क्या दे रहे हैं, कीवर्ड देने लगे हुए हैं। लेकिन एक्चुअली आल्ट का पर्पस क्या है कि अगर तस्वीर शो नहीं होती तो आल्ट का मैसेज शो हो जाएगा। अब ये तस्वीर शो नहीं हो रही किसी वजह से, तस्वीर क्यों शो नहीं हो रही, यहाँ तो तस्वीर है नहीं, मैं कह यहाँ भी ये तस्वीर मौजूद नहीं, या उसका नाम गलत लिखा हुआ है, या फिर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हम तो ये ऑफलाइन चला रहे हैं इसलिए इंटरनेट वाला प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है, ये तो हमारी ऑफलाइन चल रही है ना, इसके लिए तो इंटरनेट का रोल ही कुछ नहीं है। 2 ऑप्शन आ गए पीछे, कौन से, यहाँ तो नाम का इशू है, देखें जरा कौन सा इशू है, अच्छा पिक्चर नहीं है या नाम का इशू है। पिक्चर का नाम हमने क्या रखा हुआ है जी, देखते हो तो जाके कोड में, इमेज का क्या नाम है, chenequipment.png। अब जरा यहाँ पर आकर देखें, ऐसे ही है क्या, इस नाम की कोई फाइल है, फाइल कोई नहीं है भाई, रीनेम कर दी हुई है। हाँ चलो, कितनी सारी फाइलें पड़ी हैं यहाँ पर, किसी एक का नाम PNG और कोई है कि एक ही है, ये है जिसमें हमने ट्रेंडी वाचेस लिख दिया हुआ है ना। अब
या तो ये वाला नाम उधर पेस्ट कर दूं, या वहां जो नाम लिखा हुआ वो यहाँ यूज कर लूं। अब लाजमी बात है भाई, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट एक अलहदा कीवर्ड है, ट्रेंडी वॉचेज एक अलहदा कीवर्ड है। तो जब हम वेबसाइट की एसईओ कर रहे होंगे फिर तो हम इन दोनों को आपस में एक चीज नहीं ना समझेंगे। अभी फिलहाल हम फाइल के तौर पर इनको एक चीज समझ रहे हैं, तो ज़रा मुनासिब है कि हम क्या नाम कर दें इसका, कमर्शियल लिख दिया मैंने। जरा चेक करें क्या हालात हैं इसके, चली है कि नहीं चली है। तस्वीर आ गई, ये ना ट्रेंडी बात है ना कमर्शियल किचन इक्विपमेंट है। हाँ, ये तो गाड़ी की तस्वीर है। तो जो तस्वीर हमारे पास आई थी हमने लगा ली है। इसको हम आगे जाकर जब हम कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कमर्शियल किचन इक्विपमेंट लगाया, जिसकी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ वो कमर्शियल किचन की कोई तस्वीर दिखाएगा ना मुझे, यहाँ पर वही वाली तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है, ओके, इमेज का भी हो गया काम। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था ये बी आर क्या है। भाई बी आर जो है वो लाइन ब्रेक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर लिख के एंटर करते हो ना, तो यहाँ पर भी लिख कर अगर आपने एंटर करना है तो बी आर लगा लो। एक लाइन की ब्रेक लगानी होगी तो एक बी आर, और अगर 10 लाइनों का गैप छोड़ना है तो 10 टाइम्स बी आर, 3 लाइनों का गैप छोड़ना है तो 3 दफ़ा बी आर। इसका कुछ लेना देना नहीं है एसईओ से, ठीक है, सिर्फ लाइन स्पेस है। मैं कह ये लाइन स्पेस है, एसईओ का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या रह गया हमारा जी, एंकर। एंकर रह गया। जो चीज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ी है उसे तो हम छोड़ भी सकते हैं ना। आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आई फ्रेम, ऐसे ही है, सिर्फ एंकर को देखते हैं। लेकिन जी एंकर में भी आ जाते हैं। अब मेरा ख्याल है कि अब ये पढ़ने के बाद सब लोग एक ही लेवल पर होने चाहिए। हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं ना, सब लोगों को एक ही लेवल पे होना चाहिए। ये एंकर क्रिएट हुआ है, देखें जरा, इसके भी कोड को देख लेते हैं। राइट क्लिक, एडिट विद नोटपैड, लग गया जी एंकर। एंकर जो है ये भी एसईओ का एक स्टैंडर्ड है। एंकर जो है ये भी एसईओ का एक फैक्टर है। कैसा फैक्टर है कि गूगल हमें ये कहता है कि भाई आपका जो पेज है उसके अंदर हाइपरलिंक्स भी होने चाहिए, और तकरीबन आप यूं समझ लो कि हर 100 या 200 वर्ड्स के बाद या 300 वर्ड्स के बाद एक हाइपरलिंक जरूर यूज करें। क्योंकि कोई बंदा मैसेज पढ़ रहा है ना, जरूरी तो नहीं है कि जिस पेज के ऊपर आप सब पढ़ा रहे हो सारी डिटेल वहीं पे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पर आप छोटा सा ब्रीफ दे रहे हो और फिर आप कह रहे हो भाई इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो। तो क्लिक करो तो आप उसी पेज पर चले जाओ जिसमें वो डिटेल से लिखा हुआ है। इससे फायदा क्या हो रहा है, एक तो इन्फॉर्मेशन इन डिटेल मिल रही है, नंबर 2 दूसरा क्या फायदा हो रहा है, उस पेज को एक वेट भी मिल रहा है दूसरे पेज से, यानी उसकी एक कम्युनिटी भी डिफाइन हो रही है। उस पेज की कम्युनिटी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। यानी हमारी वेबसाइट के पेजेस को आइसोलेटेड पेजेस नहीं होना चाहिए। ऐसे पेजेस नहीं होना चाहिए कि वो स्टैंड अलोन पेज है और उसी को पढ़ते जा रहे हैं हम बार बार, उसी का सारा पैराग्राफ। जैसे विकीपीडिया पढ़ते हो आप, उसके ऊपर कितना कुछ होता है। विकीपीडिया की साइट कितने लोगों ने विजिट की हुई है भाई, ठीक है, क्या साइट है ये, क्या साइट है, क्या साइट है ये, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप की है कि सब कुछ होता है। आप देखते हो वहां पर कितने लिंक्स पड़े होते हैं, लिंक्स ही लिंक्स होते हैं। बस हमने लिंक्स यूज करने हैं। हमें बताया जाता है कि भाई 70 से 100 लिंक्स बहुत होते हैं एक वेबसाइट में, मगर उसे विकीपीडिया नहीं बनाना हम लोगों ने, क्योंकि हमारी वेबसाइट है, इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं है ना कोई। तो लिंक्स इतने होने चाहिए कि रेलिवेंट होने चाहिए कि आपके मैसेज के साथ मैच कर रहा हो और फिर आप उसको किसी दूसरी जगह पर लेकर जाएं। ठीक है, सो इसके लिए क्या है जी, टैग, इसको भी देख लें। आजकल आप बहुत मुस्कुराते हैं, मैं इधर देखता हूँ ये भी मुस्कुरा रहे होते हैं, मैं इधर देखता हूँ ये भी, माशाल्लाह लगता है बहुत अच्छी समझ आ रही है आप लोगों को। दो फेजेस होते हैं ना स्टूडेंट्स के। एक फेज ये होता है कि स्टूडेंट की शक्ल देखो ना तो उनके माथे पे बल होता है, गुस्सा। इसका मतलब होता है कि समझ नहीं आ रही शायद, मैं ये समझता हूँ। तो फिर जब स्टूडेंट्स मुस्कुरा रहे होते हैं तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि बहुत समझ में आ रही है। मैं क्या फिर यही हो सकता है, मैं क्या दूसरा मतलब इसका यही निकलता है, ऐसे ही है। क्योंकि जब मैं लेफ्ट, हंसना सुन्नत है, बहुत अच्छे, ठीक है, नहीं मतलब बिला वजह हंसना भी तो ठीक नहीं ना। अब नहीं है, ओके, उसमें हमने पढ़ा भी था क्यों नहीं है। चलो उसको पढ़ते हैं अभी दोबारा से। एंकर का टैग आ गया हमारे पास जी। ए स्टैंड्स फॉर एंकर,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाइपरलिंक बना रहे हैं, ए स्पेस एचरेफ का मतलब है कि भाई कहाँ पर जाना है इसने। आगे हमने क्या दिया, उसका यूआरएल दे दिया। ये मैंने एग्जांपल के लिए जियो को यूज किया हुआ है। आपकी जब वेबसाइट होगी तो आप ही के पेजेस पर जा रहा होगा, अबाउट अस से वो होम पर आ रहा होगा, होम से वो अबाउट अस के पेज पे आएगा, तो उन्हीं के लिंक्स आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर भी टाइटल है, इसके अंदर भी टाइटल है। और किस टैग में टाइटल था, और किस में, भाई टाइटल एट्रीब्यूट, इमेज पर टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल टैग नहीं। टाइटल का एट्रीब्यूट किस में है, एक इमेज में भी है और एक हाइपरलिंक में भी है, यानी दोनों में हमें टाइटल का एट्रीब्यूट मिल रहा है। वहां पर भी टाइटल का एट्रीब्यूट क्या था, इमेज के ऊपर माउस रखो तो नाम आता है। यहाँ पर भी इसका एट्रीब्यूट बिल्कुल वही है कि आप एंकर के ऊपर माउस रखोगे तो उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो क्या हुआ, एक और जगह मिल गई कीवर्ड के लिए, तो यहाँ पर भी आप कीवर्ड लगाएंगे। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि हमने पहले एक एट्रीब्यूट और पढ़ा था और उसका नाम था टारगेट, ऐसे ही है। तो उसके मतलब मैंने आखिर में एक बात भी बताई थी, मैंने कहा था कि आप जब भी किसी हाइपरलिंक को खोलते हो तो उसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो क्या होता है। जब भी आप किसी हाइपरलिंक को खोलते हैं तो उसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो क्या होता है। क्लिक करें, उसी पेज पे खुल गया, इसको हम बोलते हैं पेरेंट। मैं क्या, इसे हम बोलते हैं पेरेंट। क्लिक किया और उसी पेज पे खुल गया। एक बिहेवियर होता है कि क्लिक किया तो नए पेज पे खुला, नए टैब पे खुला, इसे हम बोलते हैं ब्लैंक। इसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो पेरेंट होता है। मतलब अगर हम टारगेट यूज करें या ना करें, मैं टारगेट यूज करता हूं और कहता हूं पेरेंट, तो इसका मतलब सेम पेज। मैं टारगेट यूज नहीं करता, मतलब ये प्रॉपर एट्रीब्यूट यूज नहीं करता, तो इसका मतलब पेरेंट। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है इसका, पेरेंट। अगर आपको नए पेज पर जाना है तो ब्लैंक, अगर आपको नए पेज पे मैसेज लेकर जाना है तो इसको हम ब्लैंक बोलते हैं। तो हमने ये समझने के लिए यूज किया हुआ था। चलिए जी, मैं इसमें ब्लैंक यूज कर लूँ। ब्लैंक यूज करें या पेरेंट यूज करें, यूज कैसे करना है, ब्लैंक से पहले भी अंडरस्कोर आएगा, पेरेंट से पहले भी अंडरस्कोर। ये दोनों बिहेवियर इकट्ठे तो नहीं यूज किए जा सकते एट द सेम टाइम, कोई एक यूज करेंगे। अगर पेरेंट करेंगे तो उसी पेज पर, अगर ब्लैंक करेंगे तो नए पेज पर। और ये इसे हम क्या बोलते हैं भला, ये मैंने जो जियो टीवी लिखा हुआ है इसे हम नाम क्या दिया था, मैंने कौन बताया था, मैंने इसका कोई नाम नहीं रखा था, इसका नाम रखा था कुछ, शाबाश। पुराने स्टूडेंट्स बताएं। हाँ, इसका नाम हमने रखा था क्लिकेबल टेक्स्ट। इसका नाम क्या था, ये क्लिकेबल टेक्स्ट है ना भाई। अगर ये होगा नहीं तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे। मैं कहा, अगर ये होगा ही नहीं तो हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे। इस लिंक तक पहुंचने के लिए हमने इसको क्लिक करना है, तो ये है क्लिकेबल टेक्स्ट। अच्छा, ये जो क्लिकेबल टेक्स्ट है एसईओ के पॉइंट से हम भी ये मीनिंगफुल टेक्स्ट चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट पे 100 लिंक्स हैं और उन पे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेयर, भाई 100 दफा लिखा हुआ क्लिक हेयर, कोई किसी को समझ में आ रही है, क्राउलर को क्या मैसेज आ रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी अपने कीवर्ड्स को और मीनिंगफुल कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं लिखोगे तो क्या होगा, शो ही नहीं होगा भाई। हाइपरलिंक बना भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्लिकेबल टेक्स्ट ही नहीं है, जाएं कैसे, एक्सेस कैसे करें। अगर ये मिसिंग करेंगे तो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, ये भी नहीं लग रहा होगा कि ये हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक बनाने के लिए हमें क्लिकेबल टेक्स्ट लिखना है। क्लिकेबल टेक्स्ट एंकर के अंदर लिखा जा रहा है, एंकर के टैग में लिखा जा रहा है कि बाहर लिखा जा रहा है, में के बाहर, में बाहर जी। कहाँ यार, स्क्रीन पर देखो, ऐसे तुक्के क्यों मार रहे हो, स्क्रीन पर देखो, लिखा हुआ भी आ रहा है, स्क्रीन से देख के बता दो कि एंकर से बाहर है। भाई ये एंकर बंद हो गया, बंद हो गया, ठीक है। ये जियो टीवी लिखा और ये क्लोजिंग एंकर लगाया, ना वो स्टार्टिंग ए में है ना वो एंडिंग ए में है, ऐसे ही है, बाहर लिखा हुआ है ना। तो क्लिकेबल टेक्स्ट कहाँ पे लिखा जाता है, बाहर लिखा जाता है। किस तरह, उस तरफ पाकिस्तान के साथ ही है ना, जहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है कि गलत है अभी भी, नहीं सर, हाँ जहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, जहाँ पे, वहाँ पे तो नहीं हम लोग, अगर तो वो उससे अब ठीक है, अब ठीक है, बताए ना, फिर मैं आगे बाद में फिर करूंगा, मैं बताया अब ठीक है सर। अब जियो टीवी बाहर नहीं आएगा क्या, इसके बाहर आएगा। तो ऐसे ही है, मैं बाहर खड़े होकर आपको पढ़ाना शुरू हो जाऊँ, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। एंकर किसका है, वो क्लिकेबल टेक्स्ट इसी का है ना,
इसी का है ना, तो इसके बीच में ही आना चाहिए ना, इसी का क्लिकेबल टेक्स्ट है तो इसके बीच में आना चाहिए। बाइट लगाएंगे तो क्लिक कैसे होगा भाई? HTML कैसे बताएगा कि ये एंकर का क्लिकेबल टेक्स्ट है? एंकर के दरमियान में लगाएंगे तो तभी बताएगा ना। एंकर का दरमियान क्या बनता है भाई? यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, तो दरमियान वाला पार्ट कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। तो क्लिकेबल टेक्स्ट को किस में आ रहा है? एंकर के बीच में आ रहा है। ठीक, समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन था। चले क्लास हमारी ये खत्म।